वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई के लिए, जो स्पीच की क्लास होती है उसके लिए। इसके लिए स्पीच की क्लास के लिए इसमें अपन आज बात करेंगे, वो करेंगे भाषा की विशिष्ट इकाई को ग्रहण करने के लिए बच्चे को स्पीच साउंड बुलाने के लिए। यानी भाषा की जो विशिष्ट इकाई होती है उसको ग्रहण करने के लिए बच्चे को जो बुलवाया जाता है उस पर बात करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को स्पीच साउंड बुलवाने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर हम कोई भी स्पीच साउंड सुनाते हैं तो उसके लिए उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को सुनाई देना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षक बच्चों को समझाएगा कि शिक्षक की आवाज़ सुने और उसकी नकल करे, और उसके लिए शिक्षक पहले अपने मुंह को छुपा लेगा और कुछ स्पीच साउंड या अक्षर जैसे आ उ ई आदि बोलेगा। शिक्षक है वो सभी बच्चों के सामने खड़ा हो जाएगा, अपने मुंह को छुपा लेगा और फिर कुछ ध्वनियाँ या फिर कुछ अक्षर बोलेगा, जैसे कोई भी अक्षर बोल जाए, जैसे राम, नाम या फिर और कुछ है वो, जैसे ए आ ई है ना। तो ये शब्दों को बोलेगा, ठीक है। अपने मुंह से निकले अगर बच्चा पहली बार में असफल रहता है तो शिक्षक उस आवाज़ को कई बार निकालेगा और फिर उस आवाज़ को बच्चों को निकालने के लिए बोलेगा। पहले शिक्षक है वो कुछ शब्दों को बोलेगा, बच्चे उसे सुनेंगे, फिर शिक्षक उन्हें 2-3 बार रिपीट करेगा और फिर वह बच्चों को कहेगा कि अब आप इसे वापस बोलो या रिपीट करो ना। अगर बच्चा फिर से भी सही नहीं आवाज़ निकाल पाता है तो शिक्षक उस बच्चे को मुंह एवं ठोड़ी होठों की गतिविधियों को दिखाएगा और होठों की गतिविधि को देखकर बोली की नकल करने के लिए कहेगा। अगर सुनने के लिए बच्चा सुन पाया और वो बोलने की कोशिश करता है, अगर वह बोल नहीं पाता है तो फिर वह उस बच्चे को अपने सामने लाएगा और वह उसे अपने होठों की गतिविधि है वो दिखाएगा। होठों की गतिविधि दिखा के फिर उसे बोलेगा कि अब तुम फिर है वो स्पीच साउंड करो या भाषा को बोलो, ठीक है। अगला है, इसमें है वो है वाणी को नियंत्रण करने के लिए। अगला है वो है वाणी को नियंत्रण करने के लिए। नियंत्रण करने के लिए ऑडियोटरी ग्लोबल मेथड के अंतर्गत सरल बोली प्राप्त करने के लिए सुनना जरूरी नहीं, बल्कि बच्चे को अपनी बोली को नियंत्रित करने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से यह योग्यता विकसित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा है उसको है जो अपनी बोली है, ऑडियोट्री ग्लोबल मेथड है, उसके अंतर्गत है वो सरल बोली प्राप्त करने के लिए सुनना ज़रूरी नहीं है। सरल बोली है, उसे बोलने के लिए उसे सुनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चे को अपनी बोली को अनियंत्रित करने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बोली है उसको नियंत्रित करने के लिए सुनना है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस योग्यता को विकसित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है वो है बच्चे से ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ज़्यादा मात्रा में की जाती है या नहीं। दूसरा है बच्चे के साथ बोली का विषय एवं व्यवहार सही है। सही है या नहीं। और तीसरा है वो है बच्चे के साथ बात करने का तरीका सही है या नहीं।
ये कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए किसे, वाणी को नियंत्रित करने के लिए। कौन सी? बच्चे से ज्यादा मात्रा में की जाती है, यानी वाणी है वो बच्चा जब बोलता है तो वह उस वाणी को ज्यादा मात्रा में बोल पाता है या नहीं बोल पाता है। ठीक है, अगला है बच्चे के साथ बोली का विषय एवं व्यवहार सही है, यानी बच्चा जो बोली बोल रहा है उस बोली का विषय और व्यवहार ये दोनों सही है या नहीं है, दोनों का सही होना बहुत जरूरी होता है। अगला है वो है बच्चे के साथ जो हम बात कर रहे हैं उस बात करने का तरीका सही है या नहीं है, बच्चे के साथ बात करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, तभी बच्चा है वो वाणी को नियंत्रित कर सकता है और वाणी को सीख सकता है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए? वाणी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है स्वर्ण ग्लोब विधि की विशेषताएं। स्वर्ण ग्लोब विधि की विशेषताएं, बच्चे को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, इसलिए उसमें कुछ बातों पर जोर दिया जाता है। बच्चे को इस विधि में क्या होता है, बच्चे को सुनने के लिए जोर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि बच्चा है वो सही तरीके से सुन सके। तो इसमें कौन कौन सी बातें होती है? पहला है वो है हेयरिंग एड का जल्दी से जल्दी उपयोग। दूसरा है इस तकनीक के इस के अनुसार इस तकनीक के अनुसार हेयरिंग एड बच्चे को 6 महीने के भीतर लगा देना चाहिए। तो ये हो गए इस विधि के जो विशेषताएं हैं वो हो गई। हेयरिंग एड का जल्दी से जल्दी उपयोग करना चाहिए, जो हेयरिंग एड होता है उसका उपयोग है हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इस तकनीक के अनुसार हेयरिंग एड है बच्चे को 6 महीने के भीतर लगा देना चाहिए। जो हेयरिंग एड है वो बच्चे को 6 महीने की उम्र है उससे पहले पहले उसके कान में हेयरिंग एड है वो डाल देना चाहिए। ठीक है, और अगला है वो है हेयरिंग एड का उपयोग नियमित होना चाहिए, यानी हेयरिंग एड है वो हमेशा कान में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के रख दिया है, कभी पहन लिया कभी नहीं पहना, नहीं, नियमित रोज लगातार होना चाहिए, इससे बच्चे को सुनने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये विशेषताएं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया।
अगला है वो है व्यापक आसानी से समझा जाना चाहिए। व्यापक आसानी से समझा जाना चाहिए। इस तकनीक के अंतर्गत बच्चे को व्यवस्थित रूप से दिया जाता है जो अपनी आसानी से समझ जाता है तथा व्यक्तिगत होता है। मतलब इस तकनीक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत बच्चे को व्यवस्थित रूप से दिया जाता है। मतलब इस बच्चे में भाषा बोलना है वो सब एक व्यवस्थित रूप से दिया जाता है, ठीक है, जो आसानी से बच्चा समझ जाता है और उसे व्यवस्थित या व्यक्तिगत कर लेता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये व्यापक आसानी से समझा जाना चाहिए, ठीक है। अगला है वो है धारा प्रवाह भाषण पर जोर दिया जाता है। अगला है वो है धारा प्रवाह पर भाषण पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी वाणी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए उसे स्पीच का इनपुट बहुत छोटी उम्र से शुरू कर लेना चाहिए तथा बच्चा जो सुन रहा है देख रहा है उसे पूरी तरह से अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इस तकनीक में ये होता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी वाणी है वो सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बच्चे को स्पीच का इनपुट है, स्पीच भाषा का इनपुट है, जो इनपुट है वो जल्दी से जल्दी है वो सुन लेना चाहिए, ठीक है, छोटी उम्र से ही। जैसे हमने बात की ना 6 महीने की, तो 6 महीने की उम्र से पहले पहले बच्चे को स्पीच का इनपुट होना शुरू हो जाना चाहिए। और बच्चा जो देख रहा है और बच्चा जो सुन रहा है उसका बच्चे को पूरी तरह से अभ्यास करवाना चाहिए ताकि बच्चा है वो जल्दी से जल्दी सीख सके। आगे है बच्ची हुई सुनने की क्षमता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। और बच्चा है जितना कुछ सुन सकता है, भाई ये नहीं है कि बच्चा सुन नहीं सकता, थोड़ा बहुत जितना भी सुन सकता है उस सुनने की क्षमता का बच्चे को पूरा प्रयोग करवाना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि इस तरीके से बच्चे की वाणी का विकास किया जाता है और बच्चे में सामान्य लय और भाषा विकास होता है तब बच्चे इसकी नकल करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा है वो सही तरीके से वाणी का विकास किया जा सकता है और बच्चों को एकदम सही तरीके से सामान्य लय से भाषा विकास उसका बच्चे का किया जा सकता है, ठीक है, किसी द्वारा स्वर्ण ग्लोब विधि द्वारा, ठीक है। तो ये हो गई स्वर्ण ग्लोब विधि, है ना। तो अब आगे अपन दूसरी विधि देखते हैं। वो है बहुसंवेदी शब्दांश इकाई विधि। बहुसंवेदी शब्दांश इकाई विधि, ये अगली विधि है। इसमें क्या होता है कि स्वर्ण बाधित बच्चों की वाणी विकास में यह ट्रेडिशनल मेथड है। मतलब बच्चों की वाणी विकास में यह परंपरागत तरीका है। जो ये बहुसंवेदी शब्दांश इकाई विधि है यह बच्चों की वाणी विकास में एक परंपरागत तरीका है, यानी परंपरागत विधि या तरीका है, कुछ भी कह दीजिए ना, विधि मान लीजिए, अपन बात करते हैं विधि पर, तो ये विधि है ना, परंपरागत विधि है या तरीका है, कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंपरागत वाणी विकास में परंपरागत विधि है, ठीक है। परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही है, जो पुराने काल से चली आ रही है, तो ये परंपरागत विधि है, ठीक है।
इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? पहला है वो है वाणी को उत्पन्न करने के लिए मल्टी सेंसोरी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाणी को उत्पन्न करने के लिए मल्टी सेंसोरी का होना बहुत जरूरी है। वाणी के निर्देश के लिए दूसरा है वो वाणी के निर्देश के लिए इकाई माना जाता है। ठीक है, नंबर 3 है अगला, इस सिलेबल को तो इसमें क्या होता है, ये 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी? कि वाणी को उत्पन्न करने के लिए मल्टी सेंसरी का उपयोग होना बहुत जरूरी है। मल्टी सेंसरी का उपयोग होना बहुत जरूरी है। अगला है वाणी के निर्देश के लिए सिलेबल का होना बहुत जरूरी है ना, सिलेबल यानी पाठ्यक्रम या सिलेबल। ठीक है, अगला है वो है इस सिलेबल के लिए वाणी, इस सिलेबल के विकास के लिए, वाणी के विकास के लिए दूसरे व तीसरे चरण का होना बहुत दूसरे व तीसरे चरण पर कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें वो ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, इन तीनों बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अगला जो इसमें बिंदु है वो है स्वर्ण उत्पादन के लिए बहुसंवेदी उत्तेजना। इस तकनीक के अंतर्गत यह माना जाता है कि स्वर्ण विकलांग बच्चे का दोषपूर्ण स्वर्ण यंत्र वाणी के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इस तकनीक में क्या कहा जाता है कि स्वर्ण विकलांग बच्चे का दोषपूर्ण स्वर्ण यंत्र, यानी जो बच्चा स्वर्ण बाधित है
उसके लिए जो स्वर्ण यंत्र है, हेयरिंग एड है, उसका दोषपूर्ण होना है वो उसके लिए सही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए दूसरी संवेदनाओं का इस्तेमाल करना आवश्यक है, जैसे देखना, छूना या महसूस करना। इन सब संवेदनाओं का उपयोग करके वाणी के विकास के लिए कार्य है वो किया जा सकता है। मतलब बच्चा है, उसके लिए स्वर्ण यंत्र है वो स्वर्ण यंत्र पर्याप्त नहीं होता है। स्वर्ण यंत्र है वो उसके लिए पर्याप्त है नहीं होता है। उसे अन्य संवेदनाओं की भी जरूरत होती है, जैसे देखना, सुनना, देखना, छूना, व महसूस करना। देखना, छूना व महसूस करना। इन संवेदनाओं का उपयोग करके बच्चा वाणी विकास का कार्य करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे स्वर्ण उत्पादन के लिए बहुत संवेदी उत्तेजना, यानी स्वर्ण उत्पादन, भाषा उत्पादन के लिए बहुत संवेदी उत्तेजना, इसमें बच्चे के लिए है वो स्वर्ण यंत्र है उसका होना एकदम पर्याप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पर्याप्त नहीं होता है। उसे आगे सीखने के लिए अन्य संवेदनाओं की भी जरूरत होती है। जैसे कौन कौन संवेदनाएं होती है? किसी चीज़ को देखना, उसे छूना और उसे महसूस करना। और इन जो संवेदनाओं हैं, इन संवेदनाओं का उपयोग करके ही बच्चा वाणी विकास का कार्य है वो करता है ना। तो मतलब स्वर्ण यंत्र है वो अकेला है वो कुछ नहीं कर सकता है, और भी अन्य संवेदनाएं हैं वो होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये वो संवेदनाएं हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? अगला है वो है प्रतिभाषण शिक्षण मूल इकाई शिक्षण मूल इकाई के रूप में शब्दांश प्रतिभाषण शिक्षण मूल इकाई के रूप में शब्दांश। इस तकनीक के अंतर्गत सिलेबल को वाणी की इकाई इस तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसे बोलने के लिए बहुत अधिक गत्यात्मक गतिविधियां की आवश्यकता होती है, जो वह शुद्ध उच्चारण के लिए होता है और को आर्टिकुलेशन को समझने में पर्याप्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो सिखाया जाता है, वाणी सिखाई जाती है, उसके लिए उसकी गत्यात्मक गतिविधियां होती है। कौन सी गत्यात्मक गतिविधियां हैं, उनका होना बहुत
जरूरी होता है। ठीक है, वह शुद्ध उच्चारण के लिए उसके साथ उसे को आर्टिकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब को आर्टिकुलेशन होगा तभी बच्चा है वो भाषा वाणी का विकास है वो सही तरीके से कर पाता है और उसका शुद्ध उच्चारण कर पाता है। किसके द्वारा? शब्दांश के रूप के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिभाषण शिक्षण मूल इकाई के रूप में शब्दांश। अगला है वो है शिक्षक द्वारा लागू प्रत्यक्ष प्रभाव और भाषण विकास। प्रभाव एवं भाषण विकास एक दूसरे प्रभाव विकास के दूसरे व तीसरे चरण पर जोर। दूसरे व तीसरे चरण पर जोर। इस तकनीक के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को सरल सिलेबल को बोलने पर जोर देता है। जैसे ही बच्चा लिखता है वैसे वैसे स्वर और व्यंजनों का सामंजस्य बिठाकर अधिक से अधिक सिलेबल का उपयोग करता है। इस तकनीक के अंतर शिक्षक है वो बच्चे को सरल सिलेबल है वो सिखाता है। ठीक है, सरल चीजें हैं वो सिखाता है, उनको बोलने पर जोर देता है। और बच्चा जो कुछ भी लिखता है वैसे वैसे वह स्वर और व्यंजनों का सामंजस्य बैठाता है और अधिक से अधिक सिलेबल बोलने की है वो प्रयोग करता है। ठीक है, सरल सिलेबल को धीरे धीरे मल्टी सिलेबल का प्रयोग किया जाता है और अंत में इसमें अक्षरों को जोड़ दिया जाता है और प्रयोग करना सीखा जाता है। पहले है वो शुरुआत में क्या करता है कि बच्चों को छोटे छोटे सरल सिलेबल है वो शिक्षक सिखाता है, और जब बच्चा छोटे छोटे सरल सिलेबल सीख जाता है तब शिक्षक है उसे आगे ले जाता है और उन जो छोटे छोटे शब्दांश है जो स्वर व्यंजन है उनको जोड़कर शब्दों का अक्षर का निर्माण करता है और वह फिर उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों का एक चार्ट बनाता है जिसके अंदर सभी बच्चे ध्वनियों के लेखा जोखा की तरीका होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक है वो इन सभी चीज़ों का है लेखा जोखा बनाता है स्पीच का और फिर उसकी ध्वनियों का है एक चार्ट तैयार करता है। ठीक है, तो पहला है वो है इसमें अभ्यास पहला है उच्चारण, दूसरा अभ्यास, तीसरा उद्देश्य, ये होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? उच्चारण, अभ्यास और उद्देश्य। ठीक है, उच्चारण, अभ्यास और उद्देश्य, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उच्चारण में क्या होता है कि इस अंतर्गत यह देखा जाता है कि बच्चा किसी ध्वनि को उच्चारण कर पाता है या नहीं। अगर ध्वनि को बोल पा रहा है या उत्पन्न कर पा रहा है तो कितनी अच्छी तरीके से। उच्चारण में क्या देखा जाता है कि बच्चा है वो कोई भी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वह ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है तो वह ध्वनि कितनी अच्छी है और कितनी सही है। ठीक है, अगला है वो है अभ्यास। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि अभ्यास के दौरान बच्चा ध्वनि को बोल पाता है या नहीं। अब बच्चे को अभ्यास कराया जाता है ना, और अभ्यास के दौरान यह पता लगा रहा है कि बच्चे को जो कुछ दिया जा रहा है बोलने के लिए वह बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा। ठीक है, अगला है उद्देश्य। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि बच्चा ध्वनि का अर्थपूर्ण संप्रेषण का प्रयोग करता है या नहीं। उद्देश्य में क्या देखा जाता है कि बच्चा जो ध्वनि बोल रहा है वह कोई अर्थपूर्ण है या नहीं, उसका अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है।
और शिक्षक है बच्चों की 3 चरणों पर 3 तरीकों से जांच करता है। आगे शिक्षक है वो 3 तरीकों से बच्चों की जांच करता है। पहला है अपर्याप्त, दूसरा है वो है पर्याप्त, तीसरा है पर्याप्त अपूर्व है। पर्याप्त अपूर्व है, इन तीनों को वह वो अलग अलग भागों में विभाजित करता है, ठीक है, और फिर इन तीनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं भाषा की जांच के, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिभाषण इकाई मूल इकाई के रूप में शब्दांश ना। तो इसमें है वो 3 चरण होते हैं, कौन सा, उच्चारण, अभ्यास और उद्देश्य, और 3 तरह की जांच होती है। कौन सी, अपर्याप्त, पर्याप्त और पर्याप्त है अपूर्व है ना, ये हो गई जांच, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी विधि है भाई, कौन सा है, प्रतिभाषण शिक्षण द्वारा मूल इकाई के रूप में शब्दांश, ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का कार्य है वो करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की क्लास में समस्या आ रही है कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर है वो बताएं, ठीक है। धन्यवाद।